Okay, hi friends. So we'll be discussing political ideas of John Locke. This is topic number 10, paper 1, section 1, Western political thought. तो जॉन लॉक का एज था 1630 टू 1704, प्लेस था ब्रिटेन इंग्लैंड। इनका मेन कंसर्न था सम इनकन्वीनियंसेस है स्टेट ऑफ नेचर के, उसको दूर करके ये अथॉरिटी ऑफ स्टेट बेसिस बनाना है इनकन्वीनियंसेस को। तो स्कूल ऑफ थॉट क्या है उनका? पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ऊपर क्या था हॉब्स के लिए? Individualist, absolutist, egalitarian, and social contract tradition. ठीक है, यहाँ पे है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, उसको क्रिटिसाइज करा गया है। फिर इनको स्कॉलर ऑफ बुर्जुआस क्लास भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी क्लास का। स्कॉलर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म बाय मैकफर्सन ने बोला है ये। एंड वॉट एवर वन possesses is solely because of his efforts, no role of the society, so no obligation to pay back to the society। ये था बेसिकली पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया क्या है। फिर लिबरलिज्म का भी फाउंडर बोला जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। देन ही एस्टेब्लिश्ड लिमिटेड स्टेट और मिनिमल स्टेट। हॉब्स एस्टेब्लिश्ड पुलिस स्टेट और एब्सोल्यूट स्टेट। इनका फिलोसॉफी यूटिलिटेरियन था, यूटिलिटी एज एन ऑब्जेक्ट टू गिव अस प्लेजर। ट्रेडिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो आई रिपीट, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, बुर्जुआस क्लास, लिबरलिज्म, मिनिमल स्टेट, यूटिलिटेरियन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्फ्लुएंस था इनको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। हॉब्स के लिए था प्यूरिटन रिवॉल्यूशन ऑफ 1649। दिस वाज अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। हॉब्स वाला प्यूरिटन रिवॉल्यूशन वायलेंट था। इनके बुक का नाम है टू ट्रीटाइसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। मेथोडोलॉजी इनका क्या है? कॉमन सेंस। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था इनका नेचुरल लॉज देना। मैन इज एंजॉयिंग नेचुरल राइट्स बेस्ड ऑन द रीजन। फिर फर्स्ट ट्रीटाइस है जिसके अंदर उन्होंने क्रिटिसाइज करा है फिल्मर्स पैट्रियार्का को। सेकंड ट्रीटाइस गिव्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और अब ऊपर देखा था हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, लॉक वाले दो कॉन्ट्रैक्ट है। फिर he gave his theory on rights, on toleration, on revolution. It treatise है basically, treatise on rights, toleration, revolution. He is also credited as originator of theory of separation of power. सेपरेशन ऑफ पावर वैसे किसने दिया था? प्रोमिनेंट स्कॉलर कौन है? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू है, लेकिन ओरिजिनेशन यहाँ पे भी कभी कभी क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रीटाइस था जहां पे क्रिटिसाइज करा उन्होंने फिल्मर्स पैट्रियार्का को। क्योंकि पैट्रियार्का ने एब्सोल्यूट स्टेट बनाई थी बेस्ड ऑन द डिवाइन राइट। एब्सोल्यूट स्टेट बेस्ड ऑन डिवाइन राइट। एंड उन्होंने बोला था कि एडम जो सन ऑफ गॉड है एंड रूलर्स आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। फिर फिल्मर्स क्रिटिसाइज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी। क्यों क्रिटिसिज्म किया था, क्या था एग्जैक्टली? ये डिवाइन राइट्स दे रहे थे ना, तो उन्होंने बोला ये क्या बना रखे हो, हमारे तो भगवान का अवतार है, हमारे जैसे हमारे यहाँ भी थे ना डिवाइन राइट्स। मिडिवल थ्योरी में डिवाइन राइट्स ऑफ स्टेट था। तो उनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोलिए आप बोलिए, मैं बाद में बोलता हूँ। हाँ बोलिए सर, वही था, मैन मेड की जगह वो डिवाइन दिया था। हाँ, एक्चुअली उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो फिल्मर है ये मेडिवल टाइम के स्कॉलर है। मेडिवल टाइम में जो रोमन एम्पायर था, बराबर, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस किसको था? किंग को था। ओके, तो किंग को इम्पोर्टेंस था, और जो कुछ भी थ्योरी लिखी गई थी, मतलब एनलाइटनमेंट के पहले, तो वो सभी थ्योरी इन फेवर ऑफ किंग थे, और वो उसी जमाने के फिलोसोफर थे, फिल्मर। तो सेम जैसे रॉबर्ट कॉक्स का, या फिर ऐसा बोल सकते एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। हाँ एग्जैक्टली सर। और यहाँ पर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, मनु जो गॉड अथी सन ऑफ ब्रह्मा है, लॉ गिवर, और जो सारे किंग्स है जो सन्स ऑफ मनु हैं, मनुपुत्र। तो थ्योरी ऑफ स्टेट में भी देखेंगे डिवाइन राइट्स, आइडियल थ्योरी ऑफ स्टेट, डिवाइन राइट्स ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट, उसके बाद आएगा लिबरलिज्म है, फिर सोशलिज्म, फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट कर करके आता है। एकदम सही बताया उन्होंने। ठीक है, फिर लॉक को हम फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं because capitalists initially supported monarchs, but once the law and order was established, then they started demanding police state। ये था फर्स्ट ट्रीटाइस। और यहाँ पे समझना और एक बात है इम्पोर्टेंट, कि ये जो बार बार हम बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट किंग को सपोर्ट कर रहे हैं,
वो किंग को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चर्च के अपोजिट में, ना कि कुछ लिबरलाइज सोसाइटी के अपोजिट में। वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको चर्च का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कैपिटलिस्ट का फाइनल एम तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के लिए उनको कौन सा सिस्टम है इससे मतलब नहीं है, उनको स्टेबलाइज सिस्टम चाहिए। और चर्च और किंग ये दोनों एक साथ आ गए तो वो टू शॉट्स होते हैं इन सिंगल, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो भी है सर, और सही बता रहे हैं आप। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड गुड्स इंश्योर होना चाहिए, क्वाइनेज सही होना चाहिए करेंसी, और लॉ इन्फोर्समेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट शुड बी देयर। हाँ, इसमें तो इसलिए वो किंग को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि लिबरलिज्म के अपोज में। हाँ, एग्जैक्टली। दैट शुड बी नटशेल पॉइंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेकंड ट्रीटाइज जो था वो लॉक्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो इसके अंदर अगेन हम स्टेप्स देखेंगे, पहले ह्यूमन नेचर, देन स्टेट ऑफ नेचर, रीजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ह्यूमन नेचर क्या था लॉक के अनुसार? इट वाज बैलेंस्ड, क्योंकि मैन के पास बोथ रीजन भी है एंड पैशन भी है, एंड thus he protects others in the self interest. ये स्टेटमेंट है, रीजन इन मैन गाइड्स हिम नॉट टू हार्म अदर्स लाइफ, लिबर्टी एंड पोजेशन। तो दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू हॉब्सियन व्यू, जहाँ पे बोलता है कि यार सब लोग एक दूसरे को मार पड़ेंगे, द लाइफ ऑफ मैन विल बी नास्टी, ब्रिटिश, पुअर एंड शॉर्ट, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर इंडस्ट्री, नेविगेशन, ट्रेड। ठीक है, तो ये बैलेंस व्यू है ह्यूमन नेचर का, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688। फिर बोथ पैशन है, रीजन इन मैन टेक्स केयर ऑफ अदर्स इंटरेस्ट इन हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो इसको एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वी आर प्रोटेक्टिंग अदर्स, क्योंकि वो अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो भी हमको नहीं करेगा। फिर आगे देखते हैं ह्यूमन नेचर के बाद स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर में लॉक के अनुसार नेचुरल राइट्स है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रीजन, एंड दस स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस, स्टेट ऑफ गुडविल एंड स्टेट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस। तो अनलाइक हॉब्स जिसने स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल बोला था, एंड नास्टी, पुअर, ब्रिटिश एंड शॉर्ट लाइफ होती है, यहाँ पे नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है, एंड लॉ बोलते हैं कि पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस होगा। क्यों? बिकॉज रीजन टीचेस हिम नॉट टू हार्म द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। सो इन स्टेट ऑफ नेचर मैन एंजॉय नेचुरल राइट्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स यही है, नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स, पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, एंड रीजन सिखाता है लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है। रीजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट क्या है फिर? अगर इतना अच्छा है सब कुछ, देन व्हाई इज कॉन्ट्रैक्ट नीडेड? वो कहते हैं देयर आर सर्टेन इनकन्वीनियंसेस। इफ मैन हैज रीजन, ही आल्सो हैज पैशन। देयर इज नो गारंटी दैट पीस विल प्रिवेल फॉरएवर, एज नो कॉमन अथॉरिटी, सो एवरी मैन हैज टू मेक लॉज, एवरी मैन हैज टू एग्जीक्यूट लॉज, एडजुडिकेट लॉज। दो चीजें बताई कि रीजन भी है, पैशन भी है, तो हमेशा नहीं चलेगा, एंड तीनों काम एक ही इंसान को करने पड़ रहे हैं। And since law will vary from each person to person, each person judging his own case, it's not a reasonable thing to do. Better to convert goodwill into a legal enforceable contract. तो रीजन समझ आया, इनकन्वीनियंस है, तो और फिर इसी प्रोसेस की ऑफ वजह से कॉन्ट्रैक्ट उनको क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का वो जो उन्होंने ओरिजिन बताया था, वो इसी के रीजन में, कि एक करेक्ट, आदमी खुद के केस का जज नहीं होना चाहिए। Natural Correct. principles of justice flow from here. Yes, exactly. Natural principle of justice. Can somebody summarize what are the natural principles of justice apart from this? To be heard. No such Arul, you give want me to time. part of it. Give me time. In the end, I will complete it. ठीक I will है, explain fine. it, but at the end, I just need to see it. ओके ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप था इनका प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले स्टेप में सिविल सोसाइटी बनाएंगे, सेकंड स्टेप में गवर्नमेंट बनाएंगे, एंड गवर्नमेंट कैसा होगा? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा, विच विल बी ऑन द कंसेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर। जस्ट कीवर्ड्स याद रख ले, फर्स्ट सिविल सोसाइटी, सेकंड गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव, कंसेंशुअल एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो हॉब्स ने अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में मैन को सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल बनाया, लॉक विल यूटिलाइज टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? एंटर्ड बाय ऑल विथ ऑल, हॉब्स में भी सेम था, एंड दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या होता है? एक फॉर्मल सोसाइटी है
in state of nature no formal contract to respect each other's rights. Everybody is left on each other's reason. एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में वी आर रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर्स राइट, सिविल सोसाइटी एक दूसरे के राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है. सेकंड कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, पीपल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट. अगर हॉब्स ने स्टेट बनाया है, लॉक इज क्रिएटिंग अ गवर्नमेंट. क्या डिफरेंस है दोनों में? बैकिंग है, सिविल सोसाइटी के पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, बस मोरल फोर्स बोल सकते हैं कि हम जो पर्सन फॉलो नहीं करेगा रूल्स को उसे हम इमोरल कंसीडर कर सकते हैं, बट एज सच कोई लीगल बैकिंग नहीं रहेगी, कोई एडजुडिकेटर भी नहीं रहेगा सिविल सोसाइटी के केस में. ठीक है, तो आगे चलते हैं. हाउ इज गवर्नमेंट क्रिएटेड? मैन ट्रांसफर्स 3 राइट्स टू गवर्नमेंट. हॉब्स ने क्या करा था, सारे के सारे राइट्स मैन के स्टेट को ट्रांसफर कर दिए थे. तो 3 लॉज कौन से हैं? मेकिंग ऑफ लॉज, एग्जीक्यूटिंग ऑफ लॉज एंड एडजुडिकेटिंग ऑफ लॉज. तो क्या होता है इससे? फिर कॉमन एजेंसी बनाई जिसके अंदर 3 ब्रांचेस है, उसको लॉ बोलते हैं गवर्नमेंट. तो रीजन जो होता है उसकी वजह से हम डिमांड कर सकते हैं कि देयर हैज टू बी सेपरेशन ऑफ पावर. जो बेसिक प्रिंसिपल जस्टिस था, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस. तो यहाँ पे थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी देते हैं वो. So that is why he is called as originator of idea of separation of power. फिर how people will select the person running the government? लोग बोलते हैं representative government होना चाहिए या फिर majoritarianism. तो government should be based on the consent. 2 टाइप के consent है, एक है explicit consent और एक है tacit consent. explicit किसका होता है? the majority people का. and tacit किसका होता है? जो minority में है. तो they have to accept कि भाई चलो ये government है हमारा, इसलिए tacit government. It can be taken फिर other way around as well. Explicit मतलब मेजॉरिटी लोगों ने जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन जो थी, जो उस टाइम पर कंसेंट के टाइम पर अवेलेबल थे, उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट किया कि हम इस कंसेंट को, इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं. बट जो उसके बाद लोग आए, उन्होंने उन्हीं सेम लॉज को जो ऑलरेडी बने हुए थे उनको वो फॉलो करते गए. उन्होंने उनको लगा कि इनकी यूटिलिटी है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उन्होंने उनको फॉलो किया. तो उस टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं थे जब उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बना, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? follow किया. ये मुझे जब एक्सप्लेन किया गया था मेरे टीचर ने, तब उन्होंने ऐसा बताया था कि उन्होंने टेसिटली कंसेंट दिया है. ठीक है, इसको बस यार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि मतलब मैम के नोट्स में तो यही है, बाकी नहीं पता. कोई कंफर्म करके डाल देना ग्रुप में. नहीं, वो मैम जो अच्छा बता रही है वो यार. सही है एक्चुअली. यहाँ पे जब आई थिंक रूसो एक्सप्लेन कर रहे थे तब हमें भी बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका क्रिटिसिज्म यही है कि जो पुराने जमाने में था वो उन्होंने बना लिया, अब नया जो जनरेशन है उनके लिए कुछ उनकी कॉन्सेंट नहीं ली गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसका एक क्रिटिसिज्म था ये. तो मैम जो बोल रही है वो बात सही है. क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट आया था कि काउंटर क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट आया था कि जो लोग बाद में आए वो जो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स है उनको फॉलो कर रहे हैं. उनको एकदम से सिस्टम, अगर उनको पसंद नहीं आता वो सिस्टम, तो वो बदल देते हैं ना, उसको नहीं बदलाना. इसका मतलब उनका भी बेसिक कंसेंट है. या कहने का मतलब हम लोग एंटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैनिफेस्टो लाने वाले हैं. एक्चुअली टू बी एग्जैक्ट वो ये कह रहे थे कि हम आगे जनरेशन वालों की जो चॉइसेस हैं उनको लिमिट कर रहे हैं. तो वो एग्जैक्ट वर्ड ये है कि चॉइसेस को हम लिमिट कर दे रहे हैं. जो हमने रूल्स बनाया वो हम उनके ऊपर क्यों ऑब्लिगेट कर रहे हैं, ये वो कहना चाह रहे थे. इसीलिए हम एग्जैक्टली सर, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट का प्रोसीजर थोड़ा ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और आगे अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहे. हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से ही ना रन होते रहे. उन्होंने अच्छा अमेंडमेंट का व्यवस्था किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी चीज़ को यूज करते. ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन जॉन लॉक. पहले कॉन्ट्रैक्ट में सिविल सोसाइटी बनी, फॉर्मल सोसाइटी है, वी रिकॉग्नाइज ईच अदर्स राइट्स. सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट बन रहा है. अनलाइक हॉब्स हु क्रिएटेड स्टेट, लॉक इज क्रिएटिंग अ गवर्नमेंट. किस लिए? टू मेक लॉज, टू एग्जीक्यूट लॉज एंड टू एडजुडिकेट लॉज. कैसे? इट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट, इट इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, मेजॉरिटेरियनिज्म है. 2 टाइप के कंसेंट है, एक्सप्लिसिट एंड टैसिट. फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट कितना होना चाहिए? इट हैज टू बी लिमिटेड, मिनिमम, नाइट वॉचमैन, पीरियोडिक कंसेंट होना चाहिए, एंड ओनली 3 राइट्स है उनके पास. हॉब्स में हम सारे राइट्स ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 राइट है स्टेट के पास में, गवर्नमेंट के पास. तो पीरियोडिक कंसेंट होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट है,
मिनिमल गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज टू टेक अवे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। तो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों के पास कौन से राइट्स हैं। 3 राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो पीरियोडिक कंसेंट है ये यहाँ पे उसको इलेक्शंस को रेफर कर रहे हैं क्या ये, कि पीरियोडिकली हाँ, इलेक्शंस होने काइंड चाहिए ऑफ। जस्ट टू इंश्योर? ओके। इलेक्शन वर्ड तो यूज नहीं करा शायद उन्होंने, बट कंसेंट का वर्ड यूज करा है। एक्चुअली पीरियोडिक कंसेंट जनरेशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है एज फार एज आई बिलीव, क्योंकि इलेक्शंस का ऐसा कुछ उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला, मगर उन्होंने बोला है कि हम बार बार ऑब्लिगेट नहीं कर सकते अगले जनरेशन को। तो एज फार एज आई बिलीव दैट इट वाज फॉर नेक्स्ट जनरेशन इफ दे वांट टू चेंज। आई माइट बी रॉन्ग। एग्जैक्टली नॉट एन इलेक्शन। आप करेक्ट, बराबर हो। करेक्ट, सही है। ठीक है, तो नेचर एंड स्कोप देख रहे थे अपन, पीरियोडिक कंसेंट, लिमिटेड, मिनिमल गवर्नमेंट, एंड लोगों के पास में भी 3 राइट है, लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फिर हो गया नो ओरिजिनल पावर्स, ओनली डेलीगेटेड पावर्स विद द गवर्नमेंट, ऑल ओरिजिनल पावर्स आर विद द पीपल। तो गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज जस्ट अ ट्रस्ट, पीपल आर द ट्रस्टीज एंड पीपल आल्सो हैव राइट टू रिवॉल्ट। ट्रस्ट और द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द ट्रस्टीज। तो हॉब्स ने कौन सा राइट दिया था? राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। करेक्ट। एंड वहां पे राइट टू रिवॉल्ट तो नहीं था, लेकिन एक राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन था। व्हेन, और कोई कीवर्ड है क्या वहां पे? क्योंकि आई थिंक हॉब्स आल्सो सेड ना कि पीपल मे नॉट एग्री द स्टेट, जब अगर स्टेट रिस्पेक्ट नहीं कर रही राइट टू लाइफ, तो जो बोला था ना वो। मे बी किसी और को याद। कोई कंफर्म कर सकता है क्या? I'm checking. Just give me a minute. Akshay, Yeah. hello. Okay, there's a criticism for the contract by the for Hobbes or whatever they. There's a book called How Democracies Die by Stephen L. and Daniel said. Okay, this is not a book about democracy, but also about the political spheres. So in that book, they tell about the contract is a gatekeeping of history. They use a specific keyword called gatekeeping of history to criticize those contract, because once they signed, they are not lifelong. It's changed according to the time and space. But if the Hobbes, we said that even the first generation and the second generation, even the next generation want to follow that one, it's never going to be. It's not good for those. I mean, it's not admittable for the current generations and even the future generation. But it need to be changed. So he used a keyword, the gatekeeping of history for contract. Okay. Okay. Thank you. So we'll move on. Next है government is a trust, people are trustees, people also have right to revolt. Right to Actually, revolt. one more Yeah. thing, guys. I'm from Galaxy. I don't know well about it in these, so it's very difficult to grasp it. If you don't mind speaking English, okay? If you don't mind, okay. Thank you. Okay, we'll try to keep it in English. Fine. So to continue ahead, right to revolt, government takes away life, liberty and property. In that case only there is a right to revolt. And ये revolt है, that's a peaceful revolt. So Locke gives the right to revolt if the government breaches the trust. Locke's revolt is peaceful and change in the set of people who are ruling the government. So this revolt is not to be confused with Marxian revolt of violence. ठीक है, तो क्वेश्चन है no law and yeah. There's one point which I could not understand. And the point is, state is not given any original powers. There are only delegated powers with the government. Correct. I could not understand that. Yeah, means if we compare it with the divine theory of or a state origin, means a state has every kind of rights, every kind of things, powers. Here People in are social given this contract. power. Exactly. Social contract. We can relate with this, we the people of India. So the people are creating constitution, giving rights to the state, right? Yeah.
ओके, सो क्वेश्चन है नो लॉ नो लिबर्टी। हॉब्स ने क्या बोला था? Absence, where a state is absence. Liberty is where law is absent. Oh yeah, sorry. ठीक है, तो इन द अबाउट स्टेटमेंट लॉ मीन्स नेचुरल लॉ, यहाँ पे लॉ इज नेचुरल लॉ। स्टेट ऑफ नेचर में मैन इज एंजॉइंग लिबर्टी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेचुरल लॉ और रीजन। तो इनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस का है। रीजन इन मैन टीचेस हिम not to harm the life, liberty and property of others in his own self-interest. So thus man enters into contract due to some inconvenience, absence of common authority and lack of assurance of goodwill of others. So he created limited state. Even in the presence of state, man has liberty as he has given up just 3 rights alone. So government cannot make laws to take away life, liberty and property. Such a law will not pass the test of due process of law, which must thus law must be fair, reasonable and just. The limitation hai kind of on the law making. It has to be fair, reasonable and just. Liberty is protected because of due process of law, which will be based on reason and natural laws. In the absence of due process of law, there is no liberty, as we saw in Hobbesian case. In case of India, Supreme Court struck down due process in A.K. Gopalan case. However, Supreme Court then recognized due process in Maneka Gandhi case. ठीक है? Shall we move ahead, or somebody has to add anything? Whatever we discussed about John Locke until now, does anybody wants to add anything? Okay, all right. So let's move on. Next है John Locke's theory of rights. So he gave theory of natural rights. State of nature में natural law है. Man was enjoying natural rights. Fundamental to his nature, he does not surrender all of the rights, just like Hobbes did, except legislate, execute, and adjudicate. 3 most important natural rights he gave to man were life, liberty, and property. Hobbes gave only one right, which was right to life. So, theory of right to property, 3 fundamental rights, again, life, liberty, property. Yeah, he uses the property as an inclusive term, which could mean most important right is right to property. Without property, life, liberty have no meaning. They are man's property. And life and liberty. हाँ, तो मतलब life and liberty is also man's property and not state's property. State has no absolute right on property. Why right to property is most important? Because ये भी utilitarian scholar है, तो purpose of man is to be happy and property is the source of happiness. God also wants man to enjoy life as he created apple, wine and meat to eat, drink and not to sacrifice. This actually is the criticism of Indian philosophy basically. वो debate अपन पढ़ते हैं ना Indian political thought में, that Indian philosophy is otherworldly, whereas Western philosophy is this worldly. There's one more thing. We cannot criticize right to property altogether. That's apart from this utilitarian purpose, there's another purpose. उस time की जो society थी, which was the economy was basically driven by agriculture based थी. तो agriculture की prominence बहुत है और agriculture के लिए you need land. तो land has relation with property. That's why property becomes very important. क्योंकि अगर property नहीं होगी तो वो लोग अपनी livelihood कैसे maintain करेंगे? livelihood नहीं कर पाएंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, अच्छी life नहीं होगी, एक basic standard of living वो maintain नहीं कर पाएंगे. और कुछ नहीं, इन्होंने property बहुत important हो जाती है. इन्होंने लिबरलिज्म का बेसिस क्रिएट किया है एंड नथिंग एल्स. राइट टू प्रॉपर्टी देके कैपिटलिस्ट क्लास को असर्टेन किया कि आपकी प्रॉपर्टी विल बी केप्ट सेफ. That is why he was criticized. आप अभी ये जो the whatever discussion is going on, my view is exactly the same, and recently I have heard same thing from our teacher as well. That time only feudal class had a right to property.
only feudal class were controlling everything, and the middle class actually not present, and those who are going towards being a richer, they have no right. That's why it is they are making base for capitalism only, and it is not linked to the That land and all, that will because Yeah, land also Ah, were controlled by absolutely. feudal itself. The yeah, debate Parul, of properties between the feudal lords and the emerging bourgeois class, and he is making exactly. ground for the emerging bourgeois class. Yeah, He is what Miss thereby Parul? he is And that is the reason Locke was criticized later on as a scholar of possessive individualism and scholar of bourgeois class by Macpherson. आगे आएगा वो, yeah, एक बार करते आगे. or even to ठीक है. extent of calling him individualist out and out. What Correct. Miss Parul told na was justified by Aristotle in a good term, countering Plato's communism. ठीक है. तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, दैट लॉक गेव एज एन एब्सोल्यूट राइट. लॉक ने 3 कंडीशन डाले थे. इट शुड नॉट बी अर्नड बाय फ्रॉड और बाय फोर्स. we should not destroy property, and we should not deprive others from owning the property. ये 3 कंडीशंस है, बाकी एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी है. अरिस्टोटल ने वैसे ही कुछ बोला था. कैन समबडी समराइज इट? व्हाट मिस पारुल टोल्ड ना वो अरिस्टोटल का कंसेप्ट था कि वो दैट इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, दैट इज द डिफरेंट थिंग. Here he wants to give liberals or new bourgeoisie classes the guarantee that your property will not be destroyed by anyone, even by a state, and it will not be earned by, but it must not be earned by fraud and force, because anybody can snatch your property from earned by fraud and force, then that will be again returned to you. Third thing, that we can't deprive the others from owning property. Means everything with respect to right to property was to ascertain the property of liberal class, new bourgeoisie class. From middle means that one serfdom was there, राइजिंग मिडिल क्लास, तो उनके लिए उन्होंने बेस तैयार किया, थियोरेटिकल बेस तैयार किया लॉक ने. Exactly, because labor or land was controlled by feudal class only, and to become a rich, the bourgeois class needed 2 things. To set up factory, they need land, and to work there, they need people. So both were controlled by feudal class, and they had nothing. So that's why this theory comes out, where they are criticizing feudals, that you don't have a right to property. The proper right to property is everyone's right, and everyone has a right to work. Everyone has a एक्चुअली हर किसी को अपनी मर्जी जताने का अधिकार है कि वो कहाँ पे काम करे, फ्यूडल लॉर्ड के यहाँ पे काम करे या फिर इंडस्ट्री में काम करे. Yeah, exactly, sir. 1 or 2 minutes from my side. If we will study the rise of liberalism in the wake of medieval or feudal or agrarian society of Europe, we will clearly understand the background in which he was writing and for the purpose which he was writing. He was giving property rights, he was giving liberalism, means he was giving freedom, life to life, liberty. So his right to liberty was also for the persons who were breaking out of the agrarian society. He was breaking out of the serfdoms, and they were going for cities, industries. So of any of his choice of profession he can acquire. Earlier it was said that every person was tied to the serf. I was serf, and he was tied to their knights, feuds, under his property and under his land. So on that piece of land, everyone was there, and he was not free to choose his profession. So now, under the right to life, he was choose to free his profession so that he can become part of the system of capitalist class. Now, right to property for the capitalist itself, so that it can be accumulated and can be invested and can't be snatched arbitrarily. So right to property is here. Right to life, yeah, it's for everyone. Thank you. So आगे है origins of private property. Initially it was held in common, but cannot remain so for all times. Capitalistic mentality होती है, those who were hardworking and rational became the owners of property. Those who were lazy, fanciful and quarrelsome remained poor. Man has absolute right over the product of his labor and labor of his horse and labor of his slave. ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट है. Labor is a part of man's personality. तो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इन्होंने थॉट्स दिए. देन स्कोप ऑफ स्टेट्स अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू प्रॉपर्टी. State has no authority to interfere
in man's right to property. तो एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. The only purpose for which man has created commonwealth is the protection of property. State created to protect property and not to limit his ownership. What type of state Locke justifies? Locke justifies the night watchman or police state. Karl Marx state is an instrument of bourgeois class which uses its coercive powers against the poor. Absolute right to property दिया इसलिए criticism आया मैकफर्सन की तरफ से, scholar of possessive individualism and scholar of bourgeois class. He was criticized for qualified theory, government only for the rich and property class and only for the protection of property. ठीक है. I'll just summarize the right to property again. ये बता दीजिए ना एक बार, वो तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बताया था आपने, वो स्टेटमेंट एक्चुअली समझ में नहीं आया. कॉमनवेल्थ का मतलब क्या लिया है यहाँ पे? गवर्नमेंट आई गेस. कॉमनवेल्थ मतलब स्टेट. गवर्नमेंट आई मीन लॉक के टर्म्स में हम स्टेट वर्ड नहीं यूज करते. गवर्नमेंट, ही एस्टैब्लिश रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? हाँ. हॉब्स में अपन स्टेट यूज करते हैं. ओके. हाँ. और कौन सा स्टेटमेंट? नहीं, बस यही एक. ठीक है, तो एक बार प्रॉपर्टी को मैं समराइज करता हूँ. 3 फंडामेंटल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू प्रॉपर्टी. क्यों? बिकॉज अदर टू राइट डिपेंड्स ऑन राइट टू प्रॉपर्टी. स्टेट हैज नो एब्सोल्यूट राइट ऑन प्रॉपर्टी. वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज मैन इज यूटिलिटेरियन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है. फिर he gave absolute right to property to him, man, because but it should not be earned by fraud or force. One should not destroy property, not deprive others from owning property. Origin क्या थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के? इनिशियली कॉमन था, बट स्लोली जो लोग हार्ड वर्किंग थे, रैशनल थे, कैपिटलिस्टिक थे, लेजी, फैंसीफुल, परल्सम लोगों को छोड़ के उन सबने प्रॉपर्टी हड़प ली. मैन हैज एब्सोल्यूट राइट ओवर हिज प्रॉपर्टी, हिज लेबर्स प्रॉपर्टी एंड हिज हॉर्स एंड स्लेव. Labor is man's personality. The only purpose for which man has created commonwealth is the protection of property. तो अगर हॉब्स में देखा जाए तो the purpose was protection of life. यहाँ पे है protection of property. He wanted to create night watchman state, police state. On the other hand, Karl Marx बोलता है कि state is instrument of bourgeois class. Macpherson criticism, scholar of possessive individualism, scholar of bourgeois class. ठीक है. यहाँ पे और है कि लॉक जो बता रहे हैं कि पहले लॉक इज सेइंग दैट इनिशियली प्रॉपर्टी वर इन कॉमन, बट मार्क्स इज आल्सो एग्रीइंग टू दैट कांसेप्ट, बट लॉक इज सेइंग दैट those who were hard working and smart people, they acquire more property, but Marx is saying that they snatch their property. Actually, capitalist class snatch their property over a period of time. Right. This is the basic difference between two. ठीक है, थैंक यू. तो आगे देखते हैं अपन लॉक ऑन टॉलरेशन. तो उनका एक ऐसे था कंसर्निंग टॉलरेशन. ही गेव द व्यूज ऑन पॉलिसी ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन. If Hobbes gave absolute power to state over religion as well, and it can dictate man in matters of religion also. John Locke, on the other hand, do not agree with Hobbesian view. He says man has freedom of conscience and religion. Statement है उनका proper important. Nobody accepts the authority of magistrate in the matters of religion. If state uses fear, they will obey the state only out of fear, but not necessarily that they will change their belief system. Policy of toleration towards all religions should be there for the sake of unity. Don't try to convert people. Only exception is when we should not tolerate the atheist. He calls them as dangerous people and they are not to be trusted. No one will trust the contract entered by an atheist. Promises, covenants, oaths, which are bonds of society, have no hold on atheists. So Locke on toleration, concerning toleration, Hobbes gave absolute power, but Locke gave conscience, freedom. Nobody accepts authority of magistrate in religion. फिर यूनिटी के लिए ऑल रिलीजन को टॉलरेशन दे दो. अथिस्ट को डोंट टॉलरेट, दे आर डेंजरस पीपल. लॉक ऑन रिवॉल्यूशन, पीसफुल I think Totally realist view है.
ये लाइन ना रिप्रेजेंट कर रही है उस टाइम में रिलीजन की क्या सिग्निफिकेंस थी, लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे होल्ड करेंगे अपार्ट फ्रॉम द लीगल बैकिंग। एक अभी जैसे कोर्ट रूम में भी यूज होता है कि आप गीता पढ़ाते हो सिटीजन एंड ऑल, ठीक है। आई गेस उतनी ही रेलेवेंस उस टाइम पे रिलीजन की थी, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें भी, और एटलीस्ट Yeah, ये this भी Exactly. मानते हैं It is totally a realist view, as we called it an international relation. Yeah, it has also means it was also for the purpose of contract enforcement for the bourgeoisie class. Means contracts should be enforced, whether it is written or unwritten. ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे है लॉक ऑन रिवॉल्यूशन, peaceful constitutional change in the set of people who are in the government. So this view is based on the glorious revolution of 1688. Unlike Marx, who called for a violent revolution, Locke का peaceful constitutional change है। Reasons for revolution क्या क्या हो सकते हैं? Government does not act according to the will of the trustees. If executive does not allow legislature to function, if executive does not implement the laws given by the legislature, if government puts people under foreign prince. 4-5 ये रूल्स ये बताया, रीजन बताया है। ट्रस्टीज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को काम करने नहीं दे रहा है, लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, एंड फॉरेन पीपल को पावर में रख लिया था। ओके, एनीबॉडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग ऑन दिस? Every point has a every of this point has its linkages to the capitalist, to save capitalist. As we can see, करेक्ट। the in case of foreign, it's foreign means they don't want competition from outside market. Yeah. And or which point were there on? Everyone Could you was there. please make it some zoom? आप थोड़ा वो बड़ा कर दीजिए ना, वो थोड़ा बड़ा है, प्रॉपर है, इट इज प्रॉपर सर। यहाँ पे एक राइट हैंड अपर साइड में एक यहाँ पे एक Column. सिंबल है, वहाँ क्लिक किए तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और अच्छा वो हाँ, अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, आगे चलो। दशरथ जी एक बार आगे वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्विकली कर दो, एकदम फास्ट कर लो, खत्म कर देते इसको। क्वेश्चन एंड आंसर है, सब कंटेंट वही रहेगा, जस्ट क्विकली पढ़ लो एक बार बस। हाँ, I think in every question and answer, the answer will start from the same basic thing of Locke, and 2-3 real things of with respect to questions will be there, and everything will go like that. Yeah, starting. First question is like this: ends of law is not to abolish but preserve and enlarge freedom itself. Means ends of law is not to abolish the freedom but to preserve and enlarge freedom. We can see the positive concept of law. It is like thing freedom. Every point covered in this answer ind equal to m. हाँ ठीक है, objective. Locke was an individual out and out. This is a statement famous. Locke supported night watchman state, giving minimal functions to the state. In a state of nature, he tells that in a state of nature, natural rights means because of the presence of natural laws or natural reason. But in a state of nature, there is also peace, goodwill, and mutual assistance because reason had guided not to harm others. With respect to life, liberty and property. But in a state of nature क्या है, इनका social contract आता है inconveniences के कारण। तो lack of central authority was there, no guarantee. So to give assurity and guarantee, he will go for a state or government. No guarantee of goodwill and mutual assistance. So social contracts. So give 3 rights only: life, liberty and property. Means ठीक है, LLP लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ने बनाया गवर्नमेंट के तौर पे। गवर्नमेंट से ट्रस्ट है, पीपल ट्रस्ट है, राइट टू रिवोल्ट इज देयर, कॉमनवेल्थ क्रिएटेड टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ मैन। Commonwealth is means a group, so created to preserve the property of man itself, right? So government cannot take away LLP, as the law will not stand the test of due process of law, because John Locke himself tells if any law is snatching in life, liberty and property, then that fails the test of due process of law. मेनका गांधी केस हमारे इंडिया में आया वापस। Second question is that Locke is an individualist out and out. So what is first we will decide what is individualism. So 2 types theory, normative and procedural. In normative sense, we feel that it is property owned by people.
Whatever property is owned by people is a result of their hard work, their faculties, reasoning, etc. So does not owe the poor anything. It does not owe anybody else anything. First thing, procedurals means man creates a state to preserve his right to property. So two kinds of individualism is there. First is normative, means give the basic and philosophy, and second is the procedure to establish that right. He gives the concept of night watchman estates, gives up only three freedoms: life, liberty, and property. So it is like a kind of a limited estate. Now we can see that right to property in under Indian Constitution has been snatched away under Article 40, Amendment 44. So we can see that, yeah, okay. Hobbes' greatest individualist, Locke is individualist out and out, absolute individualist. Hobbes means answer, Hobbes' answer will be on individualist. But on the other hand, in Locke, individualist out and out. We have to write it. Neither absolutist in assumptions nor in conclusions. So, what is that? Assumptions of John Locke and the conclusions of John Locke means assumptions with respect to a state of nature. ये कैसे है? Creates a night watchman state, no right to take life liberty. हाँ. This is actually criticism of Hobbes, जहाँ पे वो he starts out as an individualist, but ends up as an absolutist. So Hobbes is criticized as assumptions में individualist है, but conclusion में absolutist है. But इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि Locke is neither absolutist in assumptions nor absolutist in conclusions. Yeah, exactly, sir. Right from me, there is continuity. Can you explain it again? I could not understand this. I will explain. This statement. Yeah, go ahead. सर बोलिए. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि this statement is in the context of criticism of Hobbes, who was individualist in his assumptions. At the start, he was individualist, but as the end came, or at the time of conclusion, he was an absolutist. Whereas Locke is both assumptions में and conclusions में absolute नहीं है. Okay. Clear था क्या? Yes, sir. ठीक है. Confused हो रही थी आप Hobbes की बोल Locke की. This actually, whenever answer will be with individualist out and out, so we will compare Hobbes and Locke's view. Hobbes started individualist, end up absolutist. Locke started as individualist, remain individualist. Creates a night watchman state, so no right to take life, liberty, and property by a state. So right to revolt is also there. Even Hobbes had given the right to resist if right to life is infringed. Right to self-preservation. Yeah. Criticism from Macpherson comes with respect to Locke, means a scholar of possessive individualism. Means individualism is there, but this is kind of possessive individualism. Locke is father of liberalism. Yeah, father थे. What was an individualist? First thing, liberalism is political ideology of bourgeoisie class, capitalist class. Core value is liberty. Liberals, natural rights over divine rights of the kings. It was in the background in which the liberals were setting their ideology. Liberal states is limited states. Locke, first person to give the theory of liberal states, means feature of liberal contract. Night watchman government means limited government. Recognition of natural rights means life, liberty, and property as natural rights. It has to be preserved. Representative governments, representation should be there. Within 1688, glorious evolution. Peaceful revolutions, change in the people governing, not means a state or system. Theory of separation of power, can be system, sorry. Theory of separation of power, yeah. Independent judiciary, due process of law, property is equal to artwork of man, does not owe poor anything. Okay. Theory of tolerance was also there. So which was also having feeling of means having a base for the justification of enforcement of contracts, it is like things. The Locke provided the basis of the liberalism itself, and he positions many things, core values of the liberalism. Next, comment on assertion of Laslet that Laslet tells that Filmer and not Hobbes was the main antagonist of Locke. So Hobbes was absolutist, means he went for the Leviathan, sovereign. So Laslet tells that actually Filmer was the main antagonist of Locke, not Hobbes. How? Filmer and Hobbes was supported the absolute state, but Locke was critical of absolute state. He went for night watchman state. So now matter of debate is whether Filmer or Hobbes was in contradiction with Locke. Rather, Locke would have been in contradiction with them.
One school of thought tells that Hobbes was in contradiction as he gave absolute state on the basis of social contract. So if we consider the base is social contract, then it will emerge out as Hobbes as the contender. But assume that Locke avoided Hobbes because it would have become controversial. But that school assumed that Locke had avoided Hobbes. He also used बेसिकली क्या है ना, जैसे actually यूपीएससी के basis is आंसर that में हम लोग, जी बोलिए, आप बोलिए, मैं बोलता हूँ बाद में। हाँ, जैसे यूपीएससी के आंसर शीट में हम लोग कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज लिखने से बचते हैं ना, टू बी ऑन द सेफर साइड, उसी तरीके से ये लॉक वांटेड टू क्रिटिसाइज हॉब्स, बट बिकॉज ऑफ चर्च का एंटागोनिज्म जो बैन हुआ था, उसको खुद को भी डर है ना यार कि अपना बुक भी बैन हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। मेरा बोलने का मतलब ये था कि यहाँ पे फिर वही बात हुई जो पहले हमने बात की, इट इज अ ट्रायो बिटवीन चर्च, एब्सोल्यूट स्टेट, एब्सोल्यूट किंग एंड लिबर्टी. The filmer is in a side of church, whereas Locke is in side of liberty, and Hobbes in the side of absolute king. So this trio is making function here, and we have to explain with that angle. Yeah, I know. Yeah, you are right. And what Grisham sir told that that was also context of avoiding Hobbes. Means if he also used social contract theory, but he avoided using Hobbes view. Otherwise, ठीक है, क्या है पता ही नहीं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ. राइट, वो क्रिटिसाइज करने से बच रहे हैं कि कहीं उनपे भी लाठी न पड़ जाए. राइट. He does not want, he didn't wanted the fate of Hobbes basically. करेक्ट. नहीं वो ठीक है, लेकिन आई थिंक जो सुदर्शन जी ने जो थियरी दिया ना ट्रायो वाला, वो भी काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी बढ़िया कंसेप्ट है. एग्जाम हॉल में हम अगर इस क्वेश्चन आया ना, तो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल बना के लिख सकते हैं, पूरा बढ़िया बनेगा वो. क्योंकि बात यही है कि ये जो सभी फिलोसोफर्स है, दे आर इवॉल्विंग, वो एक के बाद एक आ रहा है. एक हर आदमी अपने पीछे का कुछ कंसेप्ट लेके उसमें सुधारना करके या फिर उसको अपोज करके अपना थ्योरी प्रेजेंट कर रहा है. So actually it is not that it is not made by me. ये इवॉल्व भी वैसा हुआ है. प्लेटो ने कुछ बताया तो उसके ऊपर ही अरिस्टोटल ने उसको क्रिटिसाइज किया. प्लेटो कुछ नहीं बताता तो अरिस्टोटल का कुछ खुद का जो है वो बहुत कम है. अरिस्टोटल प्लेटो है इसलिए मैकियावेली है, मैकियावेली है इसलिए हॉब्स है, इसलिए लॉक है. ब्यूटीफुल. चलो कंटिन्यू. वेरी नाइस यार, नाइस पॉइंट. Second school of thought. Second school of thought tells that actually Filmer was his antagonist as he criticized the social contract theory itself. Filmer justifies absolute authority. Basis was king is divine. Adam was the first king and the son of God. ठीक है, explicitly criticized in his first treatise on civil government by Locke. तो ठीक है, हम लोग आंसर में दोनों को लिखेंगे, दोनों ही सही है. थोड़ा थोड़ा तो सबका उठाया होगा, जितने किताबें थी सब पढ़े होंगे, फिर उनके हिसाब से अपना बनाए. सही बात है. Debate remains inconclusive whether Hobbes or Filmer main antagonist. Okay, appears Laslet's argument more with explicitly criticized Filmer, and Locke has many things common with Hobbes. हाँ, इधर उधर तो चलते रहते. ये Laslet's argument more WT क्या है? Without explicitly criticized क्या है? More weight है. Okay. Filmer and not Hobbes means कि Laslet's argument has more weight, that कि Filmer is the main antagonist because Locke explicitly criticized Filmer, and Locke has many things common with Hobbes. Social contract theory, TCF state and right to resist. तो मेन एंटागोनिस्ट है, लास्लेट का वेट ज्यादा मिलता है. बहुत स्कॉलर्स ऑफ बुर्जुआजी क्लास से कॉमन यूनिटी देख लेंगे. स्कॉलर्स ऑफ बुर्जुआजी क्लास से बहुत यूटिलिटेरियन है, बहुत बिलीव्ड इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मींस हॉब्स एंड लॉक. सो लास्लेट इज राइट इन सेइंग. नाउ नीचे वो जो भी हॉब्स का पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म भरेंगे, वो जाके कहेंगे मार्क्स है कॉल्ड हॉब्स फादर ऑफ ऑल ऑफ अस. मैकफर्सन टेल्स कॉल्ड हॉब्स स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास.
Macpherson also tells Hobbes individualist in assumptions and absolutist in conclusions. Yeah, Macpherson थे. Jean Bodin tells standing at the gates of modernity, Hobbes jumped. Vaughan बोलते हैं social contract as a hypothetical concept and no historical evidence. Yeah, okay, ठीक है. Hobbes' Leviathan is a fruitless book of history, usually as a book of political philosophy. Yeah, but Hobbes' purpose was not anthropological origins of the state, but to give logic for the sovereignty of a state. So he was not treating like a biological evolution, rather he went for the logic for the sovereignty of a state. John Locke, yeah, उनका है, Firmer's Patriarch का है, Filmer का है. Spinoza tells it is impossible for monster of Hobbes, a state of nature, to become law-abiding and doctrine citizens of civil society in manner prescribed by Hobbes. ये क्या है? It is impossible for monster of Hobbes, state of nature, to become law-abiding and doctrine citizens of civil society in manner prescribed by Hobbes. Yeah, he tells कि ठीक है, Hobbes का monster जो बनेगा, but it is difficult to ascertain and fix that कि that monster will itself will be law-abiding. नहीं, तो बेसिकली स्पिनोजा कि जो पीपल है उनको वो मॉन्स्टर्स बोल रहे हैं कि उनका नेचर करेक्ट दे आर कॉल्ड मॉन्स्टर्स, नहीं, एक सेकंड, लेट मी जस्ट समराइज इट वंस. स्पिनोजा क्या करना चाह रहे हैं ना, दे आर ट्राइंग टू शो टू डिफरेंट व्यू पॉइंट, देयर कॉन्ट्रडिक्शंस इन द हॉब्सियन वर्क. एट द वन एंड हॉब्स इज ट्राइंग टू से कि इंसान इतना खराब है, इतना ज्यादा ये सेल्फिश है वगैरह, मतलब जो बैड साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग दिखाया, पेसिमिस्टिक साइड दिया है, दैट इज ह्यूमन नेचर. एंड देन ही सेइंग कि हम स्टेट बनाएंगे, स्टेट लॉ बनाएगी, एंड देन पीपल विल एक्ट प्रॉपरली, सिविल सोसाइटी बनेगी वगैरह वगैरह. जो पॉसिबल नहीं होगा, लॉ अबाइडिंग कैसे बनेंगे वो? एग्जैक्टली, वो पीपल को अपनी औकात दिखा रहे हैं कि आप इसी के लायक बने हो. करेक्ट. तो स्पिनोजा इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि हॉब्स में कॉन्ट्रडिक्शन है, काइंड ऑफ. ठीक है. अच्छा, नाउ दैट वी आर एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आज अपन ने हॉब्स एंड लॉक पढ़ा. आउट ऑफ दीज टॉपिक्स जो आपका फेवरेट कीवर्ड्स है, जो आपका फेवरेट लाइन है, जो भी आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, आप क्विकली बोल दो. वेरी क्विक, जस्ट कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट लाइंस. तो फर्स्ट थिंग जो उन्होंने गिल्टी हटा दिया कि अगर इंडिविजुअल ऐसा है, ब्रूटिश है, तो ब्रूटिश नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट में ठीक है. मेरे को ह्यूमन नेचर वाला पसंद आ गया. ऐसा कर रहे हो, पहले हॉब्स से स्टार्ट करें, लॉक से? नहीं, रैंडम एंड ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ भी रैंडम कुछ भी बोल दो, कंपेयर कर दो. मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों से कंपेयर करना है ना. सबसे पहले हॉब्स की एक वर्क जो हम लिख सकते हैं, मेथड विच इज रेजोल्यूट कंपोजिट मेथड, जो हम कोट कर सकते हैं कहीं पे भी. उसका आइडिया यूटिलिटेरियन, विच लीड्स मैन इज यूटिलिटेरियन, और फिर वहां से स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअलिस्टिक प्लस मटेरियलिस्टिक. तो नास्टी, ब्रिटिश और नास्टी, ब्रिटिश, पुअर, हेस्टी, ये सब कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से ही गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट. So he starts as individualistic with respect to human nature, ends with absolutistic with respect to authority of state. The only right that citizen or people have is right to protest with, if in case there is a threatened, if the state is taking away their life. So the only right is right to life. So Hobbes is an absolutist with respect to state and gives its absolute sovereignty. Can you compare it with Locke now? Okay, so Locke जो भी आइडिया बता रहे हो ना आप, try to compare it with Locke and Hobbes, वो दोनों का. ठीक है. तो with respect to Locke, the central idea is give optimistic perspective of human nature. His work was he gave two works, the treatise of on human nature. He gives a rather than pessimistic self-interest as shown by Hobbes, he gave enlightened self-interest, which argues that man is bounded by reason. The common thing between Hobbes and Locke is both are driven by self-interest, but in Locke, man has an enlightened self-interest that reflects that man, with respect to the reason and self-interest he has, he also concerned about the interest of others. So when a society is in natural law, I mean in nature, Hobbes says that life is nasty and brutish. However, in terms of Locke, the natural state is very peaceful, calm, and organic nature. But still, both create state. While Hobbes create absolute state, Locke creates minimal state. Hobbes keeps only one right, which is right to life,
and protest in case right of life is threatened. Locke argues that there are only three rights that state has, which is right to make law, execute law, and adjudicate law. With respect to the apart from that, man has all the rights, and Locke argues for a minimal state. Apart from that, I think this is all I remember. Yeah. Okay, let's give chance to someone else as well. Yes, John Locke. The differences between the two in few words. May I? Yeah, go ahead, please. Yeah, please. Okay. The first point is about the state of nature. For hello, can you raise your eyes, please? Raise your eyes, please. Is it clear now? Can you hear it? Yeah, it's clear, but I can't hear it. Oh. Arul, I think there is some problem with your mic. आपका voice बहुत कम आता है. Just get it rectified. Do check, please. Do check. Okay, तब तक कोई और बोलो. I'm connecting earphones. उसके बाद बोलो. Yeah, please continue. एक आइडिया है जो for Hobbes liberty is where law is silent, whereas for Locke, if there is no law, there will be no liberty. If Hobbes uses legal rights या फिर legal theory, Locke emphasizes upon natural rights या फिर natural reason. फिर Hobbes के लिए absolute state है, Locke के लिए minimalistic state, right optional state है. Hobbes का main purpose है fear. Hobbes का main purpose है fear, whereas इसके लिए inconvenience है and right to property is more important. Hobbes के लिए right to life है, यहाँ पे right to property है. Exactly. और Hobbes का जो Hobbes आदमी को अच्छा नहीं समझता. Hobbes saying that man don't have reason, that's why he is going to fight and he is going to get back his right. But Locke is calling the reason of man. He is saying man has a reason, that's why he will not harm to others' property, others' life, liberty and property to save our own. हाँ, self interest. तो इसको ये enlightened self interest बोलता है Locke. Exactly, enlightened self interest. ठीक है. और दोनों को भी स्कॉलर ऑफ बुर्जोइस का क्लास क्रिटिसाइज कराया मैकफरसन ने, बट स्कॉलर ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म स्पेसिफिकली लॉक को बोला है मैकफरसन ने. मैकफरसन का कुछ और किसी को याद आ रहा है क्या? कोई और थियरी या कुछ और? डेमोक्रेसी में है मैकफरसन की थ्योरी. करेक्ट. क्या बोलता है वो? एलिटिस्ट डेमोक्रेसी कहा था कि डेमोक्रेसी इज एलिटिस्ट इन नेचर एंड मैकफरसन गिव egalitarian theory of democracy, whereby he argues that democracy is enabling feature and it should undertake social reforms. For example, people from marginalized section of community needs to have a say in decision making process. So when excellent. ठीक है. हॉब्स का एक और व्यू पॉइंट मुझे अच्छा लगा काफी. covenants without words are nothing but words. So this emphasizes जो इंटरनेशनल लॉ वाला सिस्टम है ना अभी जो काम नहीं कर रहा है काइंड ऑफ. ठीक है. और कुछ? चाइना और यूएसए के रिलेशन में हम वो पॉइंट डाल सकते हैं कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ठीक है ऑब्लिगेशंस नहीं है किसी को फॉलो करना, इसलिए यूएसए खुद की हेजेमनी सेव कर रहा है और चाइना हेजेमनी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. This can be applied in Indian context as well. If you take the case of interstate water dispute mechanism, वहाँ पर भी उनके पास जो भी ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के पास कंटेम्प्ट पावर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो फॉलो नहीं, जो भी वो और क्या बोलते हैं उसे, what do we call it, अवार्ड देते हैं, वो अवार्ड के लिए अपील लग जाती है, वो फॉलो नहीं करते स्टेट्स. ठीक है. करेक्ट. एक और लाइन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी. जीन बोडिन स्टैंडिंग एट द गेट्स ऑफ मॉडर्निटी, but it was Hobbes who first jumped into it. तो इसका कंक्लूजन निकलता है Machiavelli is the first non-medieval thinker, Hobbes is the first, क्या बोलते हैं इसको, first modern thinker, and जीन बॉडिन बीच में ही मतलब. ठीक है. और कुछ? एक पॉइंट जीन बॉडिन उनके पहले, सॉरी, जीन बॉडिन बीच में नहीं है, जीन बॉडिन उनके भी पहले, मैकियावेली के पहले जीन बॉडिन है. अच्छा. ओके ठीक है. ओके ऑलराइट. I want to add a criticism. During his time in 18th century, at the beginning of 18th century, he gives the idea of periodic consent. Now that was unique.
Now people were talking, Hobbes was talking about state, absolute state, but he gave the idea of the periodic constant. That was unique. I like to add a criticism for, especially for Limmer. Okay, James Robinson in his book, it's a 2001 book, he said that absolute monarchy or authoritarian regime led to the extractive economy and bending of right. That I could not understand it because of. Okay, he said that if he support the Limmer support that he support the absolute monarchy, but he criticized Limmer. James Robinson said that if absolute monarchy came to power, it led to the extractive economy and bending of right. Bending of right means if you have right, if you right to speak, you are right to speech and expression. You can't do that, just like in monarchy. And extractive economics means they are just grasping as many, they're just like a corporate. What are they doing? So what are we speaking? It's about we just discussing about the law or whatever it is. It according to time and space. Okay, so these guys are from different millenniums and different centuries. Yeah. Do one thing, please add your points in group. Okay. Whatever you're speaking, right? Just if possible, please try to comment them in group. It can be helpful for other people as well. Oh, sure. Okay. Sure. Okay. One more thing that I would like, just want a clarification that the triangle of we were talking about, it includes church, people, and the third is state, na? No, actually.